हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं एनवीएस का जो जेएसए का पेपर लिया गया था कब 9 मार्च 2022 में फर्स्ट शिफ्ट को उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, यानी कि 9 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी एनवीएस द्वारा जेएसए का पेपर लिया गया था उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ कि 20 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ से कितने थे? 20 थे। ठीक है, और इसमें आपको बता दूं कि शुरू के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो काफी अच्छे थे, मतलब कि इजी टू मॉडरेट थे। लेकिन लास्ट की अगर आप 5 क्वेश्चन की बात करोगे तो लास्ट जो 5 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन थे, यानी कि बिल्कुल लंबे से पैसेज के जैसे थे। 7-8 लाइंस में वो एक पैसेज के टाइप का दिया गया था, फिर उसमें से एक या दो क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे बैंकिंग में बेसिकली आपको पीओ में देखने को मिलता है, उस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन जेएसए में इस टाइप के क्वेश्चन का आना अपने आप में बड़ी बात है। एक बात और आप समझ लो, आप इसको ऐसा ना मानो कि ये ओनली एसएससी बेस्ड है। इसमें एसएससी और प्लस बैंकिंग दोनों टाइप के क्वेश्चन आए हैं, चाहे आप मैथ्स ले लो या रीजनिंग ले लो। रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी, दोनों ही में ही एसएससी और बैंकिंग दोनों ही टाइप के क्वेश्चन है। जैसे मैथ में आप देख लो, बिल्कुल लंबे से आपके पैसेज टाइप के क्वेश्चन आ गए मैथ के, लंबा चौड़ा, और उसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये बैंकिंग टाइप का हो गया बिल्कुल। रीजनिंग में जैसे आप ये देखोगे कि इनपुट आउटपुट वगैरह आ गया, तो ये सब भी बैंकिंग टाइप का है। ठीक है, जो कि एनवीएस द्वारा पूछा जा रहा है, एएसओ के पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल मैं जेएसए का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आए थे। तो आप पूरी वीडियो जरूर से देखिएगा, क्योंकि लास्ट के 4-5 क्वेश्चन काफी लंबे लंबे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उनको कम से कम टाइम में और मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊं। ठीक है, तो आप जरूर से पूरी वीडियो देख लीजिएगा, और अगर मन में कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हो, डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और रह गई बात कि अगर आप आईसीएआर के बारे में बात करेंगे कि आईसीएआर के पेपर का सोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, तो दोस्तों एनवीएस में मुझे लगता है कि दो ही पेपर हैं, जेएसए का और एक पेपर है एएसओ का, जो मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। तो बस 2-3 वीडियो एनवीएस में लगेंगे, उसके बाद वापिस से मैं आईसीएआर को सॉल्व करने लगूंगा। बस मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए। अभी फिलहाल मेरी जो ऑफलाइन बैचेज है, ऑनलाइन बैचेज है, सभी में जो टाइमिंग है वो हेरफेर हो चुका है, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे उनको मैनेज करने में। जैसे ही मैं उनको मैनेज करके और बिल्कुल सही कर पाता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे कि वीडियो जो है वो आपको डे बाई डे मिलने लगेगा, डेली वाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपको भी पेड बैच ज्वाइन करना है, आप जरूर से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन अपने पास आप देख सकते हैं, जो है अपने पास ये है, आप देख सकते हैं मिक्सचर इरिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1। if 25 liters of this mixture is taken out and replaced with milk, making the ratio of milk to water as 9:2, then find the quantity of milk in the vessel initially। यानी कि स्टार्टिंग में जो वेसल था उसमें मिल्क कितना था ये बताना है। देखो, इसको आप चाहो तो तरीके से कर लो। अगर आप तरीके से करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आप लिखोगे कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो था दैट इज 4:1। इनिशियली क्या था? 4:1। ठीक है, अब जब हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यानी कि जो प्रोसेस करना है वो कर दिया, उसके बाद ये रेशियो चेंज होकर बन गया है 9:2। ठीक है, और प्रोसेस हमने क्या चेंज किया है दोस्तों, तो आप देखेंगे 25 लीटर मिक्सचर निकाला गया और रिप्लेस किया गया है ओनली मिल्क से। ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे वाटर कांस्टेंट है, क्योंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं मिल्क से। अगर वाटर कांस्टेंट है तो हमें वाटर को ही टोटल मिक्सचर मान लेना है। ठीक है, और अगर हमने वाटर को टोटल मिक्सचर मान लिया तो आप बोलेंगे पहले यहां पर इनकी कैपेसिटी सेम कर लो, ये टोटल 5 है, ये टोटल 11 है, तो इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और बेसिकली हम वाटर को टोटल मिक्सचर मान रहे हैं तो वाटर पे ही हम वर्क करेंगे। ये कितना हो गया? 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11, ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 बनेगा। अब बताओ, इनिशियली अगर टोटल मिक्सचर 11 था, अब 10 हो गया, तो कितना इसमें से निकाला गया? आप बोलेंगे 1 निकाला गया। क्वेश्चन में कितना निकला है? आप बोलोगे 25 लीटर रिप्लेस हो रहा है, तो 1 की वैल्यू 25 लीटर हो गई। ठीक है, अगर 1 यूनिट 25 लीटर है तो 11 यूनिट कितना होगा? 11 इक्वल टू नथिंग बट 11 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2, 7 एंड 5 लीटर। दिस इज टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियली। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में टोटल जो मिक्सचर था वो कितना था? 275 था। अभी आपको क्या करना है, अब हमें इनिशियली मिल्क बताना है कि मिल्क कितना था। तो 275 को आप 4 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, इनिशियली यही तो रेशियो था मिल्क और वाटर का। तो आप बोलोगे 4 और 1, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 275 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5×5 = 25, फिर से 5×5 = 25, और 4 यूनिट की वैल्यू 5×4 = 20, 5×4 = 20 और 2 22, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये अपना सही आंसर है। लेकिन क्या इसको ऐसे ही करने की जरूरत है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं।
हम इसे ऑप्शन के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते थे और काफी इजी वे में और काफी फास्ट हम ऑप्शन से करते। ठीक है, ये तरीका भी फास्ट है अपने आप में, इतना भी बेकार तरीका नहीं है। ठीक है, तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप देखो मैं आपको ऑप्शन के थ्रू एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ कि अगर ऑप्शन के थ्रू जाते तो क्या करते। आप ऑप्शन के थ्रू बोलते कि देखो पहले 4:1 का रेशियो था, यहाँ पर आप देख लो, हिंदी में मैं दिखा देता हूँ। इनिशियली जो रेशियो था वो 4:1 का है और बाद में 9:2 बन जाता है। और इसके दौरान हुआ क्या कि 25 लीटर मिक्सचर निकाला गया और मिल्क कितना मिलाया गया ये आप देखिए। पहले 25 लीटर मिक्सचर निकला और मिल्क भी 25 लीटर मिलाया गया। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि जो 25 लीटर मिक्सचर निकला है इसमें मिल्क कितना निकला और वाटर कितना निकला, तो आप बोलोगे कि इसको 4 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर दो। 4 और 1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो ये 5 की वैल्यू अगर 25 है यानी कि 5 टाइम्स, तो ये 20 बनेगा 20 लीटर और ये बनेगा 5 लीटर। यानी कि जो वाटर निकला है वो 5 लीटर निकला है और मिल्क निकला है वो 20 लीटर निकला है। अब बताओ जब हम ऐड कर रहे हैं, वापस रिप्लेस कर रहे हैं, तो मिल्क मिला रहे हैं, कितना मिला रहे हैं 25 लीटर, क्योंकि जितना टोटल मिक्सचर निकला है उतना ही मिल्क मिलाना है। अब देखो मिल्क 20 लीटर निकला और 25 लीटर ऐड करेंगे यानी कि ओवरऑल 5 लीटर मिल्क बनेगा। इनिशियली जितना भी मिल्क था उससे 5 लीटर अब बढ़ जाएगा। ठीक है, और बढ़ने के बाद रेशियो में देखो मिल्क की क्या वैल्यू हो जाती है, बढ़ने के बाद रेशियो में मिल्क की वैल्यू 9 हो जाती है। तो हम ये कहेंगे कि हर एक ऑप्शन में 5 ऐड करके चेक कर लो, जो 9 से कट जाएगा वो अपना आंसर होगा। तो अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हो तो देखो पहला 204 बनेगा जो कि 9 से नहीं कटेगा, ये ऑलरेडी ही 9 से कट रहा है। इसकी बात करो तो ये 2 और 1 3 है, अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये 8 ही आएगा, तो ये अपना आंसर होगा। देखो ये 2 to 4 है, इसमें अगर हम 5 ऐड कर दें तो ds 9 आ जा रहा है, यानी कि 9 का मल्टीपल होगा। दैट्स इजी। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। दे वर्कड टुगेदर फॉर 5 डेज आफ्टर विच ए रिप्लेस्ड बाय सी एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट 4 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट 80% ऑफ द वर्क। अच्छा देखो ये कह रहा है पहले कि ए एंड बी ये कितने दिन में वर्क को फिनिश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये कंप्लीट कर सकते हैं 12 एंड 20 डेज में। अगर ये इनके टाइम का रेशियो है दोस्तों तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, रिवर्स होगा। आप ये कह सकते हैं इस दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 20 का एलसीएम कितना बनेगा 60, तो ये 12 25 60 होता है एंड 20 3 जा 60। सो वी कैन से द टोटल वर्क इज, टोटल वर्क क्या हो जाएगा इनका एलसीएम 12 एंड 20 का दैट इज 60। तो 60 यूनिट अपना टोटल वर्क हो गया। ठीक है, और इनकी एफिशिएंसी हो गई 5 और 3 की। अब ये कह रहा है कि इन्होंने 5 दिन तक काम किया है। अगर ये 5 दिन तक काम किए हैं यानी कि 5 और 3 8, एक दिन में 8 यूनिट का काम, तो 5 दिन में 8 25 40 यूनिट का काम कर देंगे, तो 20 यूनिट का वर्क रह गया जो कि आगे आकर के ए और सी ने मिल करके 4 दिनों में निपटा दिया। अच्छा ए इसमें से 4 दिन और काम करेगा तो कितना काम करेगा बताओ। आप बोले कि ए, जिसके बाद ए की जगह सी आ गया है, ओके ओके, ए ने सी को, सॉरी सी ने ए को रिप्लेस कर दिया है, यानी कि बी आगे काम कर रहा है। ठीक है, बी लास्ट तक काम किया, तो हम ये बोले कि इसका मतलब बी तो अभी गया नहीं है भाई, बस ए की जगह पर सी आ गया है। तो हम ये बोलेंगे कि अब बेसिकली बी भी आगे 4 दिन तक काम किया है। ये जो 4 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ है उसमें बी भी 4 डेज तक वर्क किया है एंड सी भी 4 डेज तक वर्क किया है। तो अगर बी एक दिन में 3 यूनिट का वर्क कर रहा है तो 4 डेज में ये 12 यूनिट का वर्क कर देगा, यानी कि 8 यूनिट का वर्क रह गया जो सी कितने दिन में किया है दोस्तों 4 दिन में। तो सी अगर 4 डेज में सी जो है वो 8 यूनिट का वर्क कर रहा है तो पर डे सी 2 यूनिट का वर्क करेगा। और हमसे 80% वर्क करवाना है, 60 का 80% कितना होगा 48 यूनिट का वर्क कराना है सी से, तो 2 से डिवाइड कर दो यानी कि 24 डेज लगेंगे बेसिकली। ठीक है, 24 डेज, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, हमने क्या किया, हमने ये बोला, आप सीधे ये कर सकते थे कि देखो 60 डेज का वर्क है टोटल, सॉरी 60 यूनिट का वर्क है। अब इसमें आप बोलोगे कि देखो बी तो लास्ट डे तक काम किया, यानी कि शुरू स्टार्टिंग में 5 डेज हुआ, लास्ट में 4 डेज, यानी कि बी ने 9 डेज वर्क किया। तो बी की 9 डेज यानी कि 9 या 27 आप माइनस करोगे एंड ए 5 डेज वर्क किया है, तो ए 5 डेज अगर वर्क किया तो इसका 25 इसमें से माइनस करोगे, ओवरऑल 58 माइनस करोगे तो 8 यूनिट का वर्क रह गया। 8 यूनिट का वर्क यदि ये 4 डेज में कर रहा है तो 48 यूनिट का वर्क कितना दिन करेगा, इसका बेसिकली हमें लेना है कितना परसेंट, 80%, यानी कि 48 यूनिट का। इसको 48 कैसे बना सकते हो आप, 6 से मल्टीप्लाई करके, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 24 डेज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इफ पी इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4 9 एंड 8 एंड क्यू इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ पी एंड 30, देन फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 32 एंड क्यू। ओके, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 32 एंड क्यू बताना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। ओके, अगर Q की वैल्यू आपको चाहिए, सॉरी पहले P की वैल्यू निकाल लेते हैं। P क्या है? P इज फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस नंबर्स। देखो 9 है, 8 है एंड फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो है P। तो P की वैल्यू कितनी बनेगी? देखो ये 9 8 72 है, तो ये 18 चौके 72 होगा। इट मीन्स P की वैल्यू 18 आ गई। बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? P की वैल्यू अपने पास आ गई, एक मिनट, दिस इज 18 यूनिट। ओके, P की वैल्यू 18 आ गई। बात करें Q की वैल्यू की, तो Q क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ P एंड 30। P मीन्स 18 एंड 30 इनका थर्ड प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन इज बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर इट मीन्स 30 इंटू 30 अपॉन 18। तो ये देखो 3 या 9 दूना 18 और ये 2 पच्चे 10। इट मीन्स C इज इक्वल टू C, यू कैन से इट Q बिकॉज थर्ड प्रोपोर्शन इज Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? अपना 50 आ गया। ठीक है, P की वैल्यू आ गया हमारे पास 18 और Q की वैल्यू आ गया 50। तो हमें बताना है किसकी वैल्यू? 32 और Q का मेन प्रोपोर्शन। मेन प्रोपोर्शन आपने पढ़ा होगा, दिस इज रूट अंडर ए बी। तो A कितना हो जाएगा? A तो अपने पास क्वेश्चन में 32 गिवन है, यहाँ पर 32 इज A एंड वैल्यू ऑफ B इज द वैल्यू ऑफ Q दैट इज 50। तो यहाँ पर हमें 50 ले लेना है। अब इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालें? तो आप 32 को एक काम करो, आधा कर लो। आधा करोगे तो ये कितना बनेगा? तो आप बोलोगे 16 और इसको डबल कर लो तो ये 100 बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट निकालना इजी है। 16 का स्क्वायर रूट 4 एंड 100 का स्क्वायर रूट 10, दिस इज नथिंग बट 40। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एवरेज चैप्टर से है। देखिए यहाँ पर कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 40 पर्सन्स द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट पर्सन्स हैव एन एज डिफरेंस ऑफ 94 years. When these two persons are excluded from the group, the average age of remaining persons is 26 years. Okay, if the average age of the entire group is 27.5 years, then find the age of youngest person। यानी कि जो कम उम्र का व्यक्ति है उसका आपको एज बताना है। अच्छा एक बात समझो, पहले ग्रुप की जो एवरेज थी वो थी 27.5। जब दो लोग इसमें से एक्सक्लूड हो गए यानी कि निकाल दिए गए, उसके बाद ये एवरेज जो है वो कम होकर कितना रह गया? 26 रह गया। तो एवरेज में कमी कितने की आ रही है? एवरेज कितना डिक्रीज हो रहा है ये आप बताइए। तो अगर मैं बोलूं कि पहले से एवरेज 27.5 था, अब 26 रह गया, तो एवरेज 1.5 डिक्रीज हो रहा है। कितने लोगों के लिए डिक्रीज हो रहा है? तो आप बोलेंगे कि पहले 40% थे लेकिन अब कितने रह गए भाई? अब 38 रह गए, क्योंकि 2 पर्सन्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो ये जो टोटल वैल्यू बन रही है ये कितनी बनेगी? आप बोलेंगे कि इसको डबल कर लो तो ये 3 आ जाएगा एंड इसको हाफ कर दो, दिस इज 19, 19 3 जा 57। ऐसे मल्टीप्लाई करना इजी है। तो 57 जो है ये ओवरऑल कमी हो रही है। ठीक है, ओवरऑल जो एवरेज है वो रिड्यूस हो रहा है कितने से? 57 से। और 57 से रिड्यूस होने का क्या कारण है दोस्तों? इसका कारण ये है कि जो लोग गए हैं, जिनको हमने एक्सक्लूड किया है, उनकी जो टोटल वैल्यू है या जो सम है उनके एज का, वो कितना होना चाहिए था? जब वो ग्रुप में थे तो एवरेज था 27.5। तो 27.5 के हिसाब से दो लोगों का कितना होना चाहिए था? 55 होना चाहिए था टोटल वैल्यू। लेकिन आप देखेंगे कि 55 ना होकर के इनके जाने से 57 कमी आ रही है टोटल एज में। टोटल एज 57 कम हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये केवल एवरेज के इक्वल टू यानी कि 55 को लेकर नहीं गए हैं। जब ये गए हैं तो 57 एक्स्ट्रा लेके चले गए, यानी कि इसमें 57 ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 55 55 110 और ये दो ज्यादा है यानी कि 112। जो दो लोग गए हैं उनका जो सम है एज का वो 112 है, लेकिन इनमें 94 का गैप है, तो हमसे छोटे व्यक्ति का एज पूछ रहा है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, जब भी आपको गैपिंग दिया हुआ हो और टोटल वैल्यू भी दिया हो तो छोटा या बड़ा जिसकी भी पूछे उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर गैप 94 का है तो इसमें से ऑलरेडी 94 को आप अलग कर दो। अगर हम 112 में से 94 को ऑलरेडी हटा दें बाहर तो कितना हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा? आप बोलोगे 18 रह जाएगा। बस अब इस 18 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये 9 एंड 9 बनेगा। इसका मतलब जो यंगेस्ट पर्सन है वो 9 है, या मिनिमम जो वैल्यू है वो 9 आएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी या एल्डेस्ट पर्सन जो आएगा उसकी वैल्यू 94 और प्लस ये 9 होगी। ठीक है, तो 94 में 9 ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 103। तो जो छोटा व्यक्ति है वो 9 साल का है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं कि आप बात समझ पा रहे हैं। इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड
डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इन अ कंपनी द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉइज एंड द अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉइज वर इन द रेशियो of 1:4. 10 more persons joined the company. Some of the employees acquired graduate degree and the number of undergraduates reduced by 6, thereby changing the ratio of graduates to undergraduates to 1:3. Find the total number of employees in the company initially. स्टार्टिंग में कंपनी में टोटल कितने लोग थे? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट पे हो जाना चाहिए। ठीक है, बेसिकली करना क्या है ये आप बात समझिए। ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का रेशियो है, ठीक है, ग्रेजुएट एम्प्लॉइज एंड अंडर ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट को मैं जे लिख रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट को यू लिख रहा हूँ। ये रेशियो 1 और 4 का है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि 10 मोर पर्सन्स ज्वाइन द कंपनी, यानी कि 10 लोग आते हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। ठीक है, तो अगर 10 लोग आते हैं और कुछ लोग उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो जो पहले से अंडर ग्रेजुएट पीपल थे वो 6 कम हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? अब देखो यहां पर बात क्या है कि हम जो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं वो किस पे लगाएं, क्या ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाया जा सकता है या नहीं, पहले इसकी बात करते हैं। तो आप बोले कि देखो जो आने वाले लोग हैं वो 10 लोग हैं और ये दोनों इसमें मिक्स आ रहे हैं, ये टोटल 10 जो आ रहे हैं पर्सन, ये टोटल नंबर हो गया। ठीक है, यानी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो 10 नंबर्स आ रहे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी को, वो ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट, ये नहीं पता है। ये इसमें दोनों टाइप के लोग मिक्स्ड हैं। और लास्ट में जो कमी हो रही है, जो रिड्यूस हो रहा है नंबर 6 से, वो केवल अंडर ग्रेजुएट्स का है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना लेकर के जो हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे वो टोटल के साथ अप्लाई करेंगे, किसको? अंडर ग्रेजुएट से। यानी कि आप स्टार्टिंग में बोलोगे कि स्टार्टिंग में देखो ये रेशियो 1 और 4 का था, यानी कि टोटल स्टार्टिंग में 5 अगर पर्सन थे कंपनी में तो उसमें से 4 अंडर ग्रेजुएट थे। बाद में ये कह रहा है कि देखो ये रेशियो बन गया कितना? 1 और 3 का, यानी कि बाद में टोटल अगर 4 थे तो उसमें से 3 अंडर ग्रेजुएट थे। ये बात आप समझ पा रहे हो? ओके, अब इसके आगे बात करते हैं कि ये रेशियो चेंज कब हुआ, जब टोटल 10 लोग और आए थे। ठीक है, 10 पीपुल ज्वाइन द कंपनी, यहां पर था ना 10 मोर पीपुल ज्वाइन द कंपनी, यानी कि 10 लोग ज्वाइन करते हैं और अंडर ग्रेजुएट जो हैं वो 6 कम हो जाते हैं। यहाँ पर दिया था ना 6 रिड्यूस हो जाते हैं अंडर ग्रेजुएट, तो इसको हम माइनस में 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये है अपने पास। अब क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो ये 5 3 जा 15 एंड 4 4 जा 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर आप बोलोगे 6 चौके 24 और 10 या 30, 30 एंड 24 इज 54। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई दोस्तों? 54 आ गई। और हमें किसकी वैल्यू बतानी थी? हमें बतानी थी कि स्टार्टिंग में टोटल कितने लोग थे। तो टोटल यहाँ पर स्टार्टिंग में 5 थे, तो 1 यूनिट अगर 54 है तो 5 यूनिट 5 5 25 और 5 चौके 20, यानी कि 270। 270 मीन्स ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अ मैन ऑफ हाइट 1.86 मीटर इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ अ 13.14 मीटर हाइट बिल्डिंग। ओके, हाई बिल्डिंग है, सॉरी। ही ऑब्जर्व अ टावर एंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन and depression of the top and bottom of the tower are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Okay, देखो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग भी है। ठीक है, एक आदमी है, वो कहाँ पर खड़ा है भाई? वो एक बिल्डिंग पर खड़ा है और वो एक टावर को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व करने में जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन मिल रहा है उसको, वो मिल रहा है कितने का? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। तो हमें बताना है कि टावर की हाइट बेसिकली कितनी है। ओके, ठीक है, तो टावर की लेंथ बेसिकली हम पहले बड़ा ले लेते हैं, टावर बड़ा ही होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर ये हो गया अपने पास बिल्डिंग रेड वाला, और रेड के ऊपर मैं ग्रीन से बना देता हूँ जो पर्सन है उसको, ये हो गया अपना ग्रीन वाला पार्ट जो है वो पर्सन हो गया। ओके, अब आप यहाँ पर एक और बात देखो कि अगर यहाँ पे पर्सन खड़ा है तो इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ भी इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब पर्सन यहाँ से देख रहा है टावर के टॉप को, ठीक है, और यहाँ पे बटन को भी देख रहा है, टॉप एंड बटन को। अब टॉप को देखने में जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको मिलता है वो 30 डिग्री का मिलता है। इट मीन्स दिस
एंगल इज 30 डिग्री। एंड जो एंगल ऑफ उसको डिप्रेशन मिलता है वो कितना मिलता है यहाँ पर 60 डिग्री का। तो ये वैल्यू अगर 60 है तो आप बोलोगे कि यहाँ पर भी एंगल कितना आ जाएगा, अपने पास 60 डिग्री आ जाएगा। बेसिकली यही बात है। अब हमें टावर की हाइट बतानी है और हमें गिवन क्या है, तो आप बोलोगे कि हमें ये गिवन है कि जो पर्सन की लेंथ है या हाइट है वो 1.86 है। ठीक है, चलो ये भी मान लिया। और जो इमारत है यानी कि बिल्डिंग है उसकी हाइट है 13.14। तो बेसिकली अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है एंड ई है, तो अगर मैं ए बी की वैल्यू की बात करूं तो आप बोलोगे कि इसमें बिल्डिंग की हाइट और प्लस पर्सन की हाइट दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप 1.86 और 13.14 को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, बेसिकली 15 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 15 हो गया। ठीक है, और हमें बताना क्या है, अब देखो ये वैल्यू 15 है तो सीई भी 15 होगा। अब बस हमें डीई की वैल्यू निकालनी है। अगर डीई निकालने तो वो 15 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देख लो, अगर ये 60 डिग्री के सामने यहाँ पर 15 यूनिट है तो ये 30 डिग्री बनेगा। 60 के सामने 15 है तो 30 के सामने कितना होगा, 15/√3। और अगर ये 15/√3 है तो ये वैल्यू भी 15/√3 होगा। और यहाँ पे ध्यान दे लो कि ये अगर 30 डिग्री है तो यहाँ पे 60 आएगा, और 60 के सामने अगर 15/√3 है तो 30 के सामने कितना आएगा, उसका √3 टाइम्स, यानी कि ये कितना आएगा अपने पास 15 आएगा। अब ये अगर 15 है और ये भी 15 है तो टोटल कितना बन गया अपने पास, 30 बन गया। और 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं इसमें क्या पूछा था हमसे। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, मेरे लिए वैसे थोड़ा सा मिस्टेक नहीं है ये, अगर आप करते तो ये थोड़ा सा मिस्टेक होता, बट फॉर मी इट इज़ अ बिग मिस्टेक। देखो क्या था यहाँ पर, बेसिकली हमने क्या किया कि बेसिकली ये 60 के सामने वाली वैल्यू है तो 30 के सामने वाली वैल्यू √3 से डिवाइड होती है। तो अगर 15/√3 को हम √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 3 बन जाएगा और ये 5 बन जाएगा। तो ये 5 और ये 15 बेसिकली आपको 20 देगा। देन 20 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ हाउसिंग block having 150 occupants, the average weight of the occupants is 50.9 kg. If 10% of the occupants are senior citizens whose average weight is 68 kg and 40% of the occupants are age less than 18 years whose average weight is 32 kg, then find the average weight of the remaining persons. Very good. देखो या तो हम एलिगेशन यूज कर लें या फिर आप डायरेक्ट इसमें वेटेड एवरेज को यूज कर लें तो भी बेहतर है। वेटेड एवरेज में कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी तो मैं सोच रहा हूँ कि एलिगेशन यूज कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा एलिगेशन में। लेकिन मुझे लगता है कि डबल एलिगेशन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपने कभी डबल एलिगेशन नहीं देखा है तो आप अभी देख लीजिए। हालांकि डबल एलिगेशन पे क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, फिर भी देखिए। अब सबसे पहले इसमें ये कह रहा है कि एक हाउस है या हाउसिंग ब्लॉक है, जो भी आप समझ लो, और उसमें टोटल जो ऑक्यूपेंसी है, टोटल लोग आ सकते हैं वो 150 लोग आ सकते हैं, ये टोटल है। ठीक है, इसमें से ये कह रहा है कि सबका जो एवरेज है पूरे 150 लोगों के लिए 150 पर्सन के लिए ये एवरेज है अपने पास 15.9 kg का। और पूरे 150 में से जो 10% ऑक्यूपेंट्स हैं वो हैं सीनियर सिटीजन्स और उनका एवरेज 68 है। 40% जो हो गया ऑक्यूपेंट्स वो 18 ईयर से कम एज वाले हैं, अंडर 18 वाले हैं, और उनकी जो एवरेज वेट है वो है 32। तो हमें अब उनका एवरेज बताना है जो 18 ईयर से ऊपर हैं और जो सीनियर सिटीजन भी नहीं है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं। देखो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर क्या एलिगेशन अप्लाई करता हूँ आप देखिएगा। पहले मैं सीनियर सिटीजन को लेता हूँ। ठीक है, इन जिनका हमें मालूम है 68। ठीक है, सीनियर सिटीजन की जो वैल्यू है ये 68 है। और दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं 18 ईयर्स वालों को, अंडर 18 का। ठीक है, अंडर 18 इनका जो एवरेज वेट है वो 32 है। और ओवरऑल जो एवरेज वेट इन दोनों को मिलने से आएगा वो हमें अब फाइंड आउट करना है कि इन दोनों को मिलाकर जो एवरेज वेट आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा। देखो अगर इनको मिलाकर हमने यहाँ पर एवरेज वेट निकाल लिया तो अब हम यहाँ पर एक बार लगा सकते हैं कि एक बार सीनियर सिटीजन प्लस अंडर 18 और साथ में जो हमारे रिमेनिंग है उनके साथ जब हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी वो यहाँ से रिमेनिंग की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें S प्लस यू यानी कि सीनियर सिटीजन एंड अंडर 18 वाले के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी होगी कि इनका जो इनको मिलाने से जो इनका वेटेड एवरेज बनेगा इनके ग्रुप का वो कितना बनेगा। तो आप देखोगे कि सीनियर सिटीजन कितने थे, इसमें 10% थे, और 18 वर्ष से कम वाले कितने थे, 40%।
तो इनका रेशियो बेसिकली कितना बन रहा था, 1 और 4 का रेशियो बन रहा था। तो अगर ये 1 और 4 का रेशियो है दोस्तों, तो ये वैल्यू कितनी आएगी ये पहले निकाल लो। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, कई सारे तरीके हैं हमारे पास। अगर आप निकालना चाहो तो इनका जो टोटल सम होता है दैट इज 5, ये इनके गैप के बराबर होता है। तो इनका गैप कितना होगा, तो आप बोलेंगे 36। अगर 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1.8। ठीक है, इसको डबल करेंगे ना 7.2 होगा, बेसिकली हमने गलत लिख दिया। अपोन में 5 आएगा तो ये डबल होने से अपोन में 10 आ जाएगा, तो ये अपना कितना आ जाएगा 7.2। 1 यूनिट की वैल्यू 7.2 हो गई, यानी कि ये 7.2 है। तो ये वैल्यू कितना आएगा, 32 में 7.2 ऐड कर दो, यानी कि ये 39.2 हो गया। तो ये बेसिकली सीनियर सिटीजन और अंडर 18 दोनों को मिलाने से हुआ। तो यहाँ पे अब हम इनका जो मिक्स करने के बाद की जो वैल्यू है इनका वेटेड एवरेज वो यूज कर लेते हैं कि अंडर 18 और प्लस सीनियर सिटीजन इनका मिला करके है 39.2। ठीक है, और सबको मिला करके यानी कि 3 टाइप के उसमें ऑक्यूपेंट्स हैं, सबका मिलाकर जो एवरेज दिया है इसमें वो 50.9 का है। तो यहाँ पर हम 50.9 रख लेते हैं और ये हमें बताना है कि रिमेनिंग का कितना आएगा। ठीक है, अच्छा देखो, ये सीनियर सिटीजन और जो अंडर 18 है इनको मिला करके टोटल ये कितने बन जाते हैं 40%। तो अंडर 18 है और 10% क्या है अपने सीनियर सिटीजन हैं, तो 50% तो यही हो गए। तो रिमेनिंग भी 50% बचेंगे, यानी कि इनका जो रेशियो आएगा ये 1:1 का आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लो, रिमेनिंग का क्या आएगा। इनका गैप कितने का है, तो आप बोलोगे कि अगर 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 बनेगा, और फिर 50 में से 39 जाएगा तो ये 11, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 11.7 है। तो ये भी तो 1 यूनिट ही है, ये वैल्यू भी 11.7 ही होगी। और ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो अगर 50.9 से ये वाली छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, और कितनी बड़ी आएगी 50.9 में आपको 11.7 ऐड करना है। तो ये कितना बनेगा, बेसिकली लास्ट में 6 बन रहा है ना, तो ये ऑप्शन होगा। बस लास्ट में हमने देख लिया कि लास्ट डिजिट क्या बनेगा 6, आप ऐड करो, ये 6 आएगा और ये अपने पास 1 2 आएगा एंड 62.6। अच्छा क्वेश्चन था, बाकी आप वेटेड एवरेज से जा सकते हो, आपको इजी लगेगा उसमें क्योंकि स्टेप्स कम होंगे बट कैलकुलेशन उसमें ज्यादा हो सकता है। क्वेश्चन अपने पास है, द टॉप्स ऑफ 2 इलेक्ट्रिक पोल्स आर टाइड विद स्ट्रिंग्स टू अ सेम ऑन द ग्राउंड। ओके, यानी कि 2 अपने पास इलेक्ट्रिक पोल है जिनको बांधा गया है, कहां पर, उनको जमीन पर बांधा गया है किसी पॉइंट पे। ठीक है, एक ही पॉइंट पे बांधा गया है। अब ये कह रहा है कि इफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर 100 मीटर लॉन्ग एंड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली टू द ग्राउंड, देन फाइंड द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ 2 पोल्स। ओके, देखो सबसे पहले ये कह रहा है 2 पोल है, तो मैं 2 पोल बना देता हूं यहाँ पर, समझना। ये लेट से अपना पहला पोल है, इधर दूसरा पोल है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनको जमीन पे एक ही पॉइंट पे बांधा गया है। तो मान लो मैं एक पॉइंट मान करके और इनको मिला देता हूं कि यहाँ पर इनको एक साथ टाई किया गया है। अब जहां पर बांधा गया है यहाँ पे 45 और 60 का एंगल है, तो जो छोटा वाला है इसको मैं 45 मान लेता हूँ और जो बड़ा है ये 60 डिग्री हमने मान लिया। ठीक है, अब इसमें ये भी कह रहा है कि दोनों जो तार हैं वो 100 मीटर लॉन्ग है, यानी कि ये भी 100 है और ये भी 100 है। तो हमें बताना है कि दोनों ही खंभों की लंबाई में क्या अंतर होगा, हाइट में क्या अंतर होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप ये कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा दोस्त, अपने पास 30 होगा। यहाँ पे ये 45 है तो ये भी 45 होगा। 45 के केस में आपको पता होगा कि 90 के सामने जो भी वैल्यू बनेगी वो बेसिकली √2 के इक्वल होगा। 45 के केस में ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ये जो 100 है ये √2 होगा। तो √2 यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इससे 2 बार में काट दो 50√2, यही होगा ना। तो ये वैल्यू अपने पास आ गया 50√2। बेसिकली नीचे √2 जाएगा और आप उसको ये रेशनलाइज कर दोगे तो ये 50√2 आ जाएगा। अब बात करते हैं ये दूसरे खंबे की। तो दूसरे खंबे में आप देखो यहाँ से कि 30 के सामने का हमें नहीं पता है, 60 के सामने का हमें बताना है, और 90 के सामने दिया है 100। तो 90 के सामने अगर 100 है तो 30 के सामने उसका हाफ होता है, यानी कि 50 होगा, और 30 के सामने 50 है अगर, तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये 50√3 होगा। तो दोनों को ऐड कर लो, एक बार √3 चाहिए, एक बार √2, तो यही डिफरेंस पूछा है ना, ये आंसर होगा। ठीक है, √3 और 2 दोनों चाहिए तो यही आएगा। आप माइनस करके देख लो, दिस इज 50√3 माइनस 50√2। अगर 50 आप कॉमन ले लोगे तो ये √3 माइनस √2 बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 33:1/3% एसिड, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू गेट अ मिक्सचर हैविंग 25% एसिड।
देखो क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर एसिड का रेशियो यूज कर लेना है बेसिकली, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एसिड का रेशियो कैसे यूज कर सकते हैं, टोटल मिक्सचर शुरू में कितना था, आप बोलेंगे 30 था, एसिड स्टार्टिंग में कितना था 33, 1/3 यानी कि ये 1/3 था, लास्ट में 25% रह जाएगा एसिड यानी कि 1/4 रह जाएगा। बस ये कैलकुलेट कर लो तो ये 30 और इंटू का 4/3 आ जाएगा, जिससे आप इसको काटोगे तो ये 10 और 10 4 जा 40 बनेगा, यानी कि स्टार्टिंग में मिक्सचर 30 था और अभी 40 हो गया, तो कितना ये इंक्रीज हो रहा है, 10 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, और 10 लीटर यू कैन से 10 लीटर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो 10 लीटर इंक्रीज हुआ ये किसकी वैल्यू है, ये वाटर की वैल्यू है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाटर मस्ट बी एडेड। तो वाटर हो गया अपना 10 लीटर, जो एड हुआ है वो वाटर ही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 20% एनुअली, if its present population is this, then what was the difference between the population 2 years ago and 1 year ago? ओके देखो ये कह रहा है कि 20% इंक्रीज हो रहा है हर एक ईयर में, यानी कि हम ये मान लें कि स्टार्टिंग यहाँ से हम कर रहे हैं, देखो 2 years एगो एंड 1 years एगो की बात कर रहा है, तो अगर मान लो मैं ये कहूँ कि स्टार्टिंग में 100 था, तो अगली बार ये 20% इंक्रीज होकर 120 बनेगा, फिर से 20% इंक्रीज होगा तो ये कितना बनेगा, इसका 20%, 10% 12, तो 20% उसका डबल यानी कि 24 इंक्रीज होगा, 24 इंक्रीज करोगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, दिस इज 144, ये 144 हो गया, यानी कि ये प्रेजेंट कंडीशन है, ये -1 ईयर है, एंड दिस इज -2 ईयर यानी कि 2 ईयर बिफोर, ओके 2 years एगो कहना चाहिए बेसिकली हमें। अब देखो ये कह रहा है कि ये डिफरेंस हमें बताना है 2 years एगो एंड 1 years एगो, 2 years एगो मीन्स 100, 1 years एगो मीन्स 1 year एगो मीन्स 120, तो इनका गैप कितने का है, 20 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 20 यूनिट्स, और हमें गिवन क्या है, अब देखो हमें गिवन है कि वर्तमान में इसकी जनसंख्या यानी कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो है आपका 864,000, लेकिन हमारे हिसाब से प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 144, तो हम ये बोलेंगे कि 144 की वैल्यू अगर 864 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये बता दो, इससे ये कटेगा 4 से 4 टाइम्स कटेगा, मुझे लग रहा है 4 टाइम्स नहीं 6 टाइम्स कटेगा, 14 छक 84, 6 टाइम्स कटेगा ना, तो 26 या 120, 120 वाला अपना आंसर होगा, यानी कि ये ठीक है 120। बेसिकली 30 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो इंक्लूड करें तो वो 30 भी आएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ अ ट्रेन रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान स्पीड से ट्रेन रन कर रही है, इज इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, यानी कि अभी जो ये ट्रेन रन कर रही है उसकी जो स्पीड है वो उसकी सामान्य स्पीड का 3/4 है, देन इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 1 hour and 45 minutes लेट, how much time will the train take to reach the destination if it runs at its usual speed? okay usual speed से चले तो टाइम कितना लगेगा, बेसिकली हम डायरेक्ट सीपीआर लगा सकते हैं, अगर आप समझ जाए तो डायरेक्ट ही सीपीआर में झट से निकल आएगा, या फिर हम रेशियो यूज कर सकते हैं। अगर आप रेशियो के थ्रू जाना चाहो तो आप ये कहोगे कि जो स्पीड है वो 3/4 हो गई है, यानी कि स्पीड का रेशियो आपको मालूम चल गया, अब ये 3/4 हो गया स्पीड, यानी कि नॉर्मल स्पीड इसका अगर 4 था, तो अभी का जो स्पीड है यानी कि जो करंट स्पीड है वो कितना हो गया है 3 है, 3/4 का मतलब नॉर्मल 4 था, तो अभी ये कितना हो गया 3 हो गया, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 3:4। टाइम में कितना गैप आ रहा है 1, लेकिन क्वेश्चन में ये गैप कितने का है, आप बोलोगे 1 hour and 45 minute का, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतना है दोस्तों, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा आपको ये बताना है, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। आप इसको देख लो कि ये मिनट में कितना बनेगा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो मिनट में 105 मिनट बन रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 105 मिनट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 315 मिनट, 300 मिनट को आप बोलते हो 5 आवर और 15 मिनट ऐसे ही रह जाएगा, तो 5 आवर एंड 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी जो है अपने पास ये सही आंसर है, ठीक है। सीपीआर अगर लगाते तो ज्यादा फास्ट होता, आप ये बोलते कि टाइम अगर 3/4 हो रहा है, सॉरी स्पीड 3/4 हो रहा है, तो टाइम कितना हो रहा होगा आपका, टाइम में चेंज होगा बेसिकली 1/3 का, ठीक है 1/3 का चेंज होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर अपने पास 105 मिनट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 315, डायरेक्ट ही आ जाता है अपने पास, ओके। यहाँ अपने हमें एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट क्या आएगा एलसीएम एंड एचसीएफ का, तो आपको एलसीएम निकाल लेना है और एचसीएफ निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ये आपको सॉल्व करके और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, ठीक है, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें
Two pipes A and B together fill a tank in 24 minutes. Both the pipes were opened together, but pipe A, which can fill the tank in 40 minutes, was closed 30 minutes before the tank got filled. In how many times did the tank get filled? देखो सबसे पहली बात कि ए और बी अगर वर्क करते हैं यानी कि दोनों पाइप ओपन रहते हैं तो ये 24 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। ए अकेले इसको 40 मिनट्स में फिल कर सकता है। तो यहाँ से जो टोटल इसकी कैपेसिटी बन रही है वो कितनी बन रही है, एलसीएम इनका ले लो तो टोटल कैपेसिटी इसका बन जाएगा अपने पास। चाहो तो इसको रिवर्स करके भी देख सकते हो, जैसे हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स करेंगे तो 40 यहाँ आ जाएगा और 24 इधर आएगा, तो ये कट जाएगा। देखो 8 से 8 3 जा और ये 8 5 जा, तो टोटल जो अपना कैपेसिटी आ रहा है ये 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 120, ये टोटल कैपेसिटी हो गया। अब ये कह रहा है कि 30 मिनट्स बिफोर बंद कर दिया गया है किसको, ए को। अगर ए 30 मिनट्स बिफोर बंद हुआ है तो ए के लिए 30 मिनट्स का वर्क तो बाकी रह गया, तो ए के लिए 30 मिनट्स का वर्क और ऐड कर लो। ए जो है वो 1 मिनट में कितना फिल कर सकता है, 3 यूनिट फिल कर सकता है या 3 लीटर भर सकता है। अगर 1 मिनट में ये 3 लीटर भर पाएगा पानी तो 30 मिनट में ये कितना भर पाएगा, 33 जा 90, यानी कि 90 लीटर ये और भरता, जो कि ये भरा नहीं, उससे पहले ही भाग गया। इसका मतलब 90 लीटर और ज्यादा भरना पड़ेगा, यानी कि उतना वर्क और बढ़ गया, तो ये ओवरऑल 210 लीटर भरना पड़ेगा। तो दोनों से अब डिवाइड कर दो 5 से, 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 4 जा एंड 5 2 जा, दिस इज 42। ओके, तो 42 अपने पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नंबर सिस्टम से आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन 6 डिजिट नंबर दिस सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 33। अगर ये 33 से डिविजिबल है तो सबसे पहले 3 से डिवाइड होना चाहिए, फिर 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मैं 3 की बात करूं तो ये जो नंबर है देखो ये 3 तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है, 9 भी डिवाइड हो रहा है। अब 4 और 1 कितना बन गया 5, और प्लस 2 बार के है यानी कि ये 2 के हो गया। देखो अब अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर अगर के की वैल्यू मैं पुट करूं तो ये वैल्यू 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने के को लिया नहीं। अच्छा, इसमें चाहो तो आप इस 5 में से एक बार और 3 हटा सकते हो, तो ये बेसिकली 2 + 2k बनेगा। यहाँ से आप के की वैल्यू पुट कर लो और चेक कर लो 3 से कहाँ डिवाइड होगा। अगर मैं के की वैल्यू 9 रखता हूँ तो ये 9 दूना 18 और 2 20 बनेगा, जो कि नहीं डिविजिबल है 3 से। अगर मैं 2 ही रखता हूँ तो ये बेसिकली 2 2 जा 4 और 2 6 बन रहा है, जो कि डिवाइड हो रहा है। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो अपना बन सकता है, ये नहीं बनेगा, सेकंड बन सकता है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, अगर मैं 8 रखूं तो 8 दूना 16 और 2 ये 18 बन रहा है, जो कि 9 से ही डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 33 से डिवाइड है, इतना बात है। चलो हम इसको भी ले ही लेते हैं। अब अगर मैं 5 रखता हूं तो 5 में आप देखोगे कि ये 5 गुना 10 2 12 12 आ रहा है, ये भी डिवाइड हो सकता है। यानी कि 6 18 और 12 दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। तो हमें अब 11 के लिए चेकआउट करना होगा। तो देखो ये जो नंबर है बेसिकली 1k 3k 4 एंड 9। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये 11 से कटना चाहिए, तो 11 के लिए रूल क्या कहता है, आप अल्टरनेट नंबर्स को ऐड कीजिए। 1 3 कितना बन गया 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, और माइनस ये कितना बन गया 2k और प्लस 9, 8 और माइनस 2k, सॉरी दिस इज 2k और प्लस 9। तो अगर मैं इनकी गैप लेता हूं तो 9 में से 8 जाएगा तो 1, इसी में से मैं गैप ले रहा हूं, इसमें से इसको घटा रहा हूं, तो प्लस का ये कितना आ गया 2k। इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 2 के जो वैल्यू है ये अब 0 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो ऑप्शन से पुट कर लो। यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल ऑप्शंस क्या क्या थे, आप बोलेंगे सॉरी ये नहीं, ये तो वैल्यू हमने निकाला था ना। हमारे पास पॉसिबल जो ऑप्शंस थे वो ये थे, सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला, इसमें से कोई एक सही है। तो अगर हम यहाँ से के की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू 11 के इक्वल आना चाहिए, यही बात है। देखो अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 2 दूना 4 और 1 5 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, 11 आएगा नहीं। अगर 8 रखूं तो 8 दूना 16 और 1 17 बनेगा, ये भी नहीं है। तो 5 अपना आंसर है, आप पुट करके देख सकते हैं 11 आ जाएगा। बस ये है, काफी बड़ा सवाल, देखने में आपको लंबा लगेगा, ये लॉन्ग लगेगा, लेकिन उतना लॉन्ग है नहीं। ठीक है, बेसिकली आपको बहुत ही आराम से क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, और जो बातें पूछी जा रही हैं केवल वहां पर फोकस करना है कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आप क्वेश्चन देख के ही डर जाओ कि अरे ये तो इतना लंबा सवाल है, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको पहले बहुत आराम से क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये तो इंस्ट्रक्शन है, इस इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ना है और फिर क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि निधि ट्रेवल्ड 16 किलोमीटर बाई ऑटो रिक्शा एंड 32 किलोमीटर पर आवर, सॉरी एट है, एट 32 किलोमीटर पर आवर टू रीच अ रेलवे स्टेशन। टू रीच अ रेलवे स्टेशन शी ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन
for 4 hour and half hour running at a speed of 72 km per hour. Thereafter, she hired a taxi which moved at a speed of 40 km per hour and reached her uncle's place in 30 minutes. अब यहां से आपको रेट गिवन है, देखो रेट क्या गिवन है, द ऑटो रिक्शा चार्ज 25 रुपीज फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर एंड देयर आफ्टर 10 रुपीज पर किलोमीटर. ही पेड rate 530 for her train journey. The taxi charged 20 rupees for the first kilometer and 15 rupees for every subsequent kilometer. Okay, find the average speed of Nidhi for whole journey. Okay, यानी कि हमें बताना है कि पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी. ओके, एवरेज स्पीड में आपको सबसे पहले फोकस कहाँ करना है कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो आप बोलेंगे कि एवरेज स्पीड जो होती है दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ओके, तो डिस्टेंस टोटल उसने कहाँ कहाँ कितना कितना कवर किया ये आपको लिखना है और टाइम लिखना है. तो पहले मैं डिस्टेंस की बात करूं तो देखो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिखने जा रहा हूँ कि उसने कहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया. तो पहले 16 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया. स्पीड क्या थी, 32 की स्पीड थी. अगर 16 किलोमीटर हम 32 की स्पीड से जाएंगे तो टाइम कितना लग जाएगा, यहाँ पर हाफ आवर लगेगा, आधे घंटे. तो ये 1/2 आवर हो गया. सेकेंड केस में आप देखो, सेकेंड केस में उसके बाद ये चली है ट्रेन से. ओके, ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर थी और कितने टाइम तक चली थी ये ट्रेन फॉर 4.5 आवर, यानी कि 4.5 घंटे ये ट्रेन से चली है 72 की स्पीड से. तो ट्रेन से डिस्टेंस कितना कवर हो गया बताओ, 4.5 का मतलब 9/2, ये तो टाइम हो गया. 4.5 आवर यानी कि 9/2, 4.5 हो गया बेसिकली. और इस स्पीड इतने टाइम में यह 72 की स्पीड से चली है तो कितना कवर कर लेगी, 2 से इसको काट लो 24 और 9 चौके 36 और 9 दूना 18 और 3 21. 2 से बेसिकली ये काटेंगे तो 36 आएगा ना, हमने गलत काट दिया. कितना आएगा अपने पास ये 36 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 छक्के 54 और 5 बचेगा, 9 3 27 और 5 32. ओके, यानी कि 324 किलोमीटर चल दी. थर्ड स्टेप में वह चल रही है किससे, तो आप बोलेंगे कि टैक्सी से चल रही है 40 की स्पीड से और आधे घंटे तक चली है. अगर 40 की स्पीड से आधे घंटे तक चलेगी तो आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी और टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर आधे घंटे. ठीक है, अब एवरेज स्पीड में हम लिख लेते हैं कि एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया. आप बोलोगे कि टोटल डिस्टेंस इसमें 16 जोड़ दो तो ये कितना हो गया 40, यानी कि 360 बन गया. और टाइम कितना लग गया, ये आधे घंटे और ये 4.5 घंटे, कितने हो गए 5 घंटे और आधे घंटे और, यानी कि 5 दूना 10 और 1 11/2 आ रहा है. तो 11 नीचे और 2 ऊपर, बेसिकली ये 720/11 आ गया. तो ये 11 6 के 66, फिर बचेगा हमारे पास 6 और 0 तो 11 5 55, यानी कि 65 से अपना आंसर शुरू होगा और 0.50 तो 11 चौके 44, तो लगभग ये 65.4 आ रहा है. तो आप देख लो 65.4 के नियरेस्ट कौन सा है, 65.4 के नियरेस्ट कौन सा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन होगा अपना, इसके नियरेस्ट यही है. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन अपने पास सेम ही है. देखो अगला क्वेश्चन डेटा सेम है, बस जो अपने से पूछा गया है वो अलग है. पूछा क्या गया है, हाउ मच अमाउंट डिड निधि स्पेंड प्लेस, यानी कि अपने अंकल के घर तक पहुंचने में उसने कितना पैसा खर्च किया ये आपको बताना है. तो जहां कितना कितना पैसा कहां कहां लगा है ये हमें लिखना है बेसिकली. तो पैसे की जो शुरुआत हो रही है वो यहां से है. देखो, द ऑटो रिक्शा चार्ज 25 रुपीज फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर. देखो ऑटो का क्या हिसाब किताब है, पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपए लेता है और प्लस उसके बाद 10 रुपए के रेट से पर किलोमीटर का लेता है. तो देखो ऑटो रिक्शा से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर की है. अगर 16 किलोमीटर इसने ऑटो रिक्शा से चला है जिसमें से 2 किलोमीटर के लिए इसके 25 रुपए देने पड़े हैं, तो अगर 16 में से हम 2 किलोमीटर हटा ले तो और कितना रह जाता है 14 किलोमीटर. और 14 किलोमीटर ये 10 के रेट से अब चली है, या ऑटो 10 के रेट से ले गया है 14 किलोमीटर तक. तो टोटल कितना पैसा लग गया 140 रुपए. ये ऑटो का हिसाब किताब हो गया. अब बात करते हैं हम ट्रेन का. तो ट्रेन का इसमें गिवन है, यहाँ पर देखो ही पेड रेट 530 फॉर हर ट्रेन जर्नी, यानी कि ट्रेन के लिए कितना लग जाता है 530. और प्लस आगे बात करें हम इसके बाद टैक्सी के लिए, तो टैक्सी के लिए क्या पे करती है, देखो
टैक्सी चार्ज करता है 20 रुपए पहले किलोमीटर के लिए, उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 15 रुपए वो चार्ज करता है। तो 20 रुपए पहले किलोमीटर के लिए और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 15 रुपए लेता है। और टैक्सी से कितना चला था, आधे घंटे तक टैक्सी से चला है 40 की स्पीड से, यानी कि 20 किलोमीटर टैक्सी से चली थी। अगर 20 किलोमीटर टैक्सी से चली थी तो 20 किलोमीटर में से पहले किलोमीटर के लिए इसने 20 रुपए दे दिया और बाकी के जो 19 किलोमीटर हो गया वो 15 के रेट से लगेंगे हर एक किलोमीटर का। तो 15 के रेट से अगर 20 किलोमीटर होता तो 300 रुपए लग जाते, लेकिन 19 किलोमीटर है तो 15 रुपए कम लगेंगे, यानी कि 285। ठीक है, कल कितना खर्च हो गया अपना, अब सबको ऐड कर लेते हैं बेसिकली। तो आप बोलेंगे कि देखो अगर ऐड करना है तो किस तरह से ऐड करना इजी होगा हमारे लिए। पहले लास्ट में 5 वाला ऐड कर लेते हैं। 25 और 285 कितना होगा अपने पास, 15 मिला देंगे या 5 ही मिला दो तो 280 और 20, 5 मिला दिया तो 290 और 20 210 हो गया। ठीक है, 210 ये हो गया और ये 40 और 20 60। ठीक है, और ये 40 यानी कि 240 और 60 300 और 1 400, ये 1000 रुपए टोटल बन जाएंगे मुझे लगता है। देखो 1 और 5 6, 6 और 2 8, तो ऐसे ही है 40 30 70 20 80, बिल्कुल 1000 रुपए बनेंगे। तो ये अपना ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, आप चेक कर लेना। अब इस क्वेश्चन में भी आपसे देखो डेटा वही सेम गिवन है, निधि वाला है, और आपसे पूछ क्या रहा है कि इफ निधि हैड प्रीफर्ड टू ट्रेवल बाय अ फास्टर ट्रेन which charges 20% more, then find her percentage increase in the total expenditure on the journey। यानी कि पूरी जर्नी में उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो कितना परसेंट ज्यादा लगता, ये बताना है। अगर वह जिस ट्रेन से गई है उसके बदले वह सुपर फास्ट वाली कोई अलग ट्रेन ले लेती जिसका किराया जो होता, चार्ज जो होता वो 20% एक्स्ट्रा होता। तो आप देखिए जो पहले लगा था इनिशियल स्टेज में, या फिर आप ये कह लो जो ओल्ड चार्जेज लगे थे, उसका टोटल जो खर्च बना था वो कितना बना था, 1000 रुपए का। अब एक्स्ट्रा कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे बस ट्रेन का जो भी किराया लगा था, ट्रेन के जितने भी चार्जेज लगे थे, बस वो 20% उसका और एक्स्ट्रा लग जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि ट्रेन जो नई ट्रेन है फास्टर ट्रेन, उसका जो चार्जेज है वो 20% एक्स्ट्रा है। तो बस ट्रेन वाला जो चार्ज लगा था उसको 20% बढ़ा दो। देखो ट्रेन वाला चार्ज कितना लगा था, 530 रुपए, 530 रुपीज। इसका 20% कितना होगा, तो आप बोलोगे 53 गुना 106, यानी कि 106 एक्स्ट्रा लगेगा। अब बताओ अगर 1000 पे 106 एक्स्ट्रा लग रहा है तो 100 पे कितना एक्स्ट्रा लगेगा, 10.6, यानी कि 10.6% होगा। बस ये इजी था अपना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखो यहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन रीड करना है और फिर 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। एन आइटम इज मार्क्ड रेट 14,000, डीलर ए bought the item for its manufacturing company with a 25% discount on the mark price and sold it by giving a 15% डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि पहला डीलर जो ए है वो खरीदता है खुद के कितने डिस्काउंट पे, 25% डिस्काउंट पे, और बेचता है 15% के डिस्काउंट पे। दूसरा डीलर बी जो है वो उसी कंपनी से 30% के डिस्काउंट पे खरीदता है और बेचता है 20% के डिस्काउंट पे। और वही आइटम अवेलेबल है इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी, अगर कोई कस्टमर खरीदना चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो उसको उससे 2100 रुपए कैश डाउन पेमेंट लेगी और उसके बाद 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट लेगी, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कितने पैसे का भाई, 6050 रुपए का। फिर आपको बताना है कि अगर वहां पर एनुअल इंस्टॉलमेंट जो लगेगा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम से लगता है, तो आपको बताना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अवेल्ड बाय द कस्टमर व्हेन ही ऑप्ट्स फॉर इंस्टॉलमेंट प्लान। यानी कि इंस्टॉलमेंट प्लान कोई लेता है तो उसको कितना डिस्काउंट मिला। तो हम ये देख लेते हैं इंस्टॉलमेंट में उसे कितना चार्ज देना पड़ा। ओवरऑल बताओ उसकी प्राइस क्या थी, तो आप बोलोगे जो प्राइस थी दोस्तों ये थी 14,000 रुपीज। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट वाले में वो पे करेगा तो कितना पे करता है, डाउन पेमेंट 2100 पे कर दिया। देखो 2100 अगर पे कर दिया तो कितना पेमेंट और उसके लिए रह गया, तो आप बोलोगे कि इसको माइनस कर लो। 14,000 में से अगर हम 2000 माइनस कर लें तो 12,000 रह जाएगा। 100 और माइनस कर देंगे तो 11,000 और 900 रुपए। यही होगा अपने पास, 11,900 रुपए उसको और पे करने हैं। ठीक है, ये उसका बकाया राशि है। अब देखो अगर 10% पर एनम से वो पे करेगा सीआई से और इंस्टॉलमेंट का बात है, तो आप बोलोगे 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कि प्रिंसिपल या फिर बकाया अगर 10 होता तो पहली बार इंस्टॉलमेंट में वो 11 रुपए पे करेगा 1 साल बाद। लेकिन अगर ये 2 बार पे करना है, दूसरा इंस्टॉलमेंट की बात करें, तो अगर ये 100 होता तो ये 121 होगा, स्क्वायर कर देना है बेसिकली इंस्टॉलमेंट के केस में।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी 121 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों ही इंस्टॉलमेंट सेम थे, तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेसिकली ये 110 रुपए बन गए और ये 100 रुपए था, तो टोटल यहाँ पर बकाया हो गया अपने पास 210 रुपए। और जो हर एक इंस्टॉलमेंट बन रहा है वो 11 × 11 का है, लेकिन सवाल में ये कितने का है, तो आप बोलोगे या आप हर एक इंस्टॉलमेंट 121 को ही मान लो कि 121 का हर एक इंस्टॉलमेंट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 6050 रुपए है, 6050। तो अगर 121 की वैल्यू ये है तो इससे काट लो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर आप काटते हो इसको तो ये कितना बनेगा, देखो 5 बार में मुझे लगता है कट जाएगा, 12 25 60। ये 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। 1 की वैल्यू 50 है, तो बकाया राशि जो अपने पास 210 रुपए है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 25 105, 21 25 105, सॉरी, दिस इज 105 एंड 00, यानी कि 10,500 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 10,500 रुपए। तो टोटल हमसे पूछा है कि टोटल डिस्काउंट बताओ कि उसको डिस्काउंट कितना मिला। अब ये बात याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस 14,000 था, इसने पे कितना किया है, तो आप बोले कि देखो मार्क प्राइस जो था अपने पास, में यहां लिख देता हूं, मार्क प्राइस 14,000 था, और जो पे किया इसने, ये कितना पे कर दिया बताओ, 10,500 यहाँ पे किया, और 2100 रुपए पहले दिया था। तो ओवरऑल 10,500 और 2100 कितने हो जाते हैं, 12,600, यानी कि 12,600 रुपए इसने पे कर दिए। तो कितना का डिस्काउंट, कैंसिल आउट कर लो अब, तो डिस्काउंट पता चल जाएगा। बेसिकली अगर हम काट दें 14 से, देखो 1 0 से मैं 1 0 काट रहा हूं और 14 से इसको काट रहा हूं, तो 9 बार में कटेगा, ये 90 बन गया, ये 100 हो गया। तो 100 के बदले अगर 90 रुपए पे किए गए, यानी कि 10% का डिस्काउंट मिल गया। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए अपने पास, फिर से डेटा सेम है, ये 14,000 वाला ही डेटा है। तो डायरेक्ट क्या पूछ रहा है ये हम देख लेते हैं। विच डीलर अर्न मोर ऑन सेलिंग प्राइस द आइटम एंड बाई व्हाट परसेंट, यानी कि कौन से डीलर को ज्यादा प्रॉफिट हुआ ये बताना है पहले। ठीक है, और अगर किसी को ज्यादा मिला है प्रॉफिट तो कितने परसेंट ज्यादा मिला है उसको प्रॉफिट, या कितना परसेंट उसने प्रॉफिट लिया है। अब देखो हम बात करते हैं, पहले वाले डीलर जो है वो 25% डिस्काउंट पर खरीदता है और बेचता है 15% के डिस्काउंट पर। ठीक है, अब देखो अगर 100 है तो वो खरीदेगा कितने में, 75 में, और बेचेगा कितने में, 15% का डिस्काउंट। किस पर डिस्काउंट देगा, वो भी मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट देगा, यानी कि 100 में से 15 कम पर बेचेगा, यानी कि 85 रुपए में बेचेगा। तो फायदा कितने का हो गया उसको, 10 का फायदा हो गया। ठीक है, सेकंड डीलर की अगर हम बात करें तो आप बोलोगे कि सेकंड डीलर का क्या रोल है, वो 30 के डिस्काउंट पर खरीदता है और 20 के डिस्काउंट पर बेचता है, यानी कि 100 है तो 70 में खरीदेगा, लेकिन बेचेगा यहां से 20 का डिस्काउंट देके, यानी कि 80 पर। तो इसको भी फायदा कितने का ही, 10 का ही होगा। ठीक है, तो दोनों का फायदा देखो, अब यहां पर ये यूनिट में सेम आ रहा है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एक्चुअल वैल्यू में भी सेम होगा कि नहीं होगा। तो आप देख लो, सीधी सी भाषा है, यहाँ पे अगर 100 जो है टोटल वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पर 14,000 है 15 के। ठीक है, तो 10 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ भी 100 के लिए तो वैल्यू 14 के ही है, सॉरी यहाँ 15 बोल दिया था मैंने। यहाँ भी 100 की वैल्यू अगर 14 है तो 10 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो जो वैल्यू यहाँ आएगा वही वैल्यू तो यहाँ आएगा, क्योंकि दोनों ही केस में टोटल वैल्यू 14 के है, यानी कि 14,000 है, और हमें 10 की वैल्यू निकालनी है दोनों ही केस में, यानी कि दोनों ही केस में दोनों का प्रॉफिट जो आएगा वो सेम आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन अपना सही आंसर है। ठीक है, आपको ये बात समझ आनी चाहिए, मैं जो बता रहा हूं, मैंने क्या कहा कि अगर 100 की वैल्यू मान लो 14,000 दिया है, पहले के केस में मैं बात कर रहा हूं, 100 की वैल्यू अगर 14,000 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 140, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400, और यही 1400 अगर आप सेकंड केस में भी निकालोगे तो ये 1400 ही आएगा, क्योंकि यहां भी 100 की वैल्यू 1,00,000, ये 14,000 है, और 10 की वैल्यू हमें बतानी है, तो यहां भी वो 1400 ही आएगा, यानी कि दोनों का सेम। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपने पास क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर ए इज व्हाट परसेंटेज हायर देन दैट ऑफ डीलर बी, यानी कि बी के सेलिंग प्राइस से ए का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना ज्यादा है। अब देखो ए का क्या है, 25% डिस्काउंट देता है, लेकिन बेचता है कितने पर, 15% के डिस्काउंट पर, यानी कि 85 में बेचता है। और बी कितने में बेचता है, बी 20% के डिस्काउंट में बेचता है, यानी कि वो 80 में बेचता है। तो इसका कितना ज्यादा हो गया, तो आप बोलेंगे 5 ज्यादा है 80 पर, तो 100 पे कितना ज्यादा होगा, 5 से इसको काट दो, 16 25 80, और ये 4 चौके 16 और ये 25 चौके 100, 25/4 है, यानी कि 6.25%। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। तो एनवीएस का हमने पहला पेपर सॉल्व कर दिया है, जेएसए का 20 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा जरूर से आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो देखा सबको थैंक यू।